बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर है और इस मामले के ऊपर आज बात करते हैं। वैसे तो पंजाब हुकूमत सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए बड़ी मुतहरक है और तकरीबन इस वक्त अगर बात करें एक दादोशुमार के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, इस वक्त पूरे 2 साल की बात कर लें तो हज़ारों 1000 से ज़ायद, हज़ारों कह सकते हैं हम, 1000 से ज़ायद विज़िट मुफ्तल सरकारी टीमों ने मुफ्तल पंजाब के अस्पतालों में किए हैं और उसमें कई जो है वो MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को जो है वो उहदों से हटाया गया, प्रिंसिपल्स को उहदों से हटाया गया और महकमा सेहत के शोबों को बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि वो इसको यहाँ से करप्शन फ्री करेंगे। यही वजह है कि यहाँ से जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, मुफ्तल टीमें बना दी गई हैं। ना सिर्फ ये टीमें महकमा सेहत की बल्कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से भी मुफ्तल टीमें बनाई गई हैं जो कि अपने तौर पर जाकर खुफिया तौर पर अस्पताल के मामलात को देखती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा वाक़या हो जाना जो बहुत हैरानकुन है और बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जनाब जज साहब हैं और ये इनका जो मामला है, सिविल जज साजिदा महबूब साहिबा, इनकी डेथ हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान में इनका डायलिसिस नहीं हो सका। DG खान एक बड़ा अस्पताल, टीचिंग अस्पताल है और पहले मैं बता चुका हूँ कि 1000 से ज़ायद दौरे कर दिए हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों को देखने के लिए मुफ्तल टीमों ने। और अगर एक सिविल जज उसका अगर लाज मुआवजा नहीं हो सकता या नहीं हुआ, वो गुर्दों के आर्जा में मुब्तला थी और आज इस दुनिया में नहीं है, तो फिर एक उस सिविल जज, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सिविल जज का, साजिदा महबूब साहबा का डायलिसिस नहीं हुआ और एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनकी डेथ हुई है डायलिसिस ना होने की वजह से। और इस मामले के ऊपर जो है वो महकमा स्पेशल एड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर एक जज का लाज मुआवजा नहीं हुआ तो फिर आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। अब इस मामले के ऊपर 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो बनाई है 24 घंटों में ये रिपोर्ट पेश करेगी और उसमें जो है वो बताया गया है कि जो है वो पंजाब हुकूमत के नोटिस के ऊपर ये जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जिसमें नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर समेत 4 रुकनी कमेटी में जो मुख्तलिफ मेंबर हैं और गफलत का मुबैना तौर पर वो तयन करेंगे। गुर्दों की पैवंदकारी भी होनी थी इस जज साहिबा की, लेकिन उससे पहले जो है वो उनका डायलिसिस ना हो सका और वो उनकी डेथ होगी। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। महकमे की इंक्वायरी तो अभी आनी है, 24 घंटे तकरीबन होने वाले ही हैं, कल शायद हो जाएंगे। रिपोर्ट क्या आती है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर आज हेयरिंग हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, कोई पिटीशन दायर हुई है, किसने की है, मामला क्या है और इसको कैसे देख रहे हैं। इस मामले के ऊपर हमारे जनाब मेरे साथ मौजूद है, उमर हयात साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और अगर कोर्ट बीट की बात करें तो बड़ी ग्रिप है इनकी, हाई कोर्ट के मामलात को इनकी बीट है और बड़े मुतहरक अंदाज में ये देखते हैं। जी उमर हयात साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? ये वाकई एक अलार्मिंग सूरत हाल है। अदलिया का एक हिस्सा है। साजिदा महबूब साहिबा सिविल जज थी, उनका इस तरह से लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल सारी पड़ी है ना, हमें तफसीलन बताया कि मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया। हाँ जी, 24 अप्रैल का ये वाक़या है। रात 10:30 बजे उनके अदालती अमले ने MS को फ़ोन किया और वहाँ पे जो MS को फ़ोन किया डायरेक्ट अदालती अमले की जानिब से। जी कि जज साहबा जो, नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान का ये मामला है, इसकी हम बात कर रहे हैं और इस MS को अदालती अमले की जानिब से फ़ोन किया गया है कि किया गया था। जी, जज साहिबा की तबीयत जो है वो नासाज है, काफ़ी ख़राब है, तो आप अगर कोशिश करें तो जल्दी से इनके डायलिसिस वगैरह का जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, ये पटिशन में भी लिखा हुआ है कि जो MS साहब हैं उन्होंने पहले फ़ोन सुना है, उन्होंने कहा जी हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं, ये करते हैं। उसके बाद उनके जो कलीग्स थे सिविल जजेस वो भी आए और दूसरे जो वहाँ पे अस्पताल में पहुँचे। जी, चूँकि इनकी मियाँ साहब जो इनके खामंद हैं वो दूसरे शहर में, बेसिकली ये अलीपुर की रिहायशी है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी
और वहाँ पे इनके डायलिसिस पे ये चल रही थी, गुर्दों का इनका इशू था। वहाँ पर रेगुलर डायलिसिस होते थे या उस दिन इमरजेंसी में गए? हाँ, ये अचानक उनका मामला उस दिन खराब इमरजेंसी में गए। हाँ, इस अस्पताल में रेगुलर डायलिसिस नहीं होते थे रेगुलर या होते थे? नहीं, पहले जाते थे, जो इस पिटिशन में लिखा और जो हमें बताया गया है कि इसमें वो पहले जाती थी वहाँ पे और उनका इलाज होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस 24 अप्रैल को रात 10:30 बजे के करीब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो वहाँ पर उसको लेके आए थे, ठीक है, सिविल जज साहबा जो उनको। और ये भी बताया गया कि 26 या 27 अप्रैल को उनका टाइम था इस्लामाबाद में गुर्दा ट्रांसप्लांट का। जी ठीक है। और चूंकि ये अचानक हुआ उनके साथ, वहाँ पर आए तो MS साहब का उसके बाद जो इस पिटिशन में भी लिखा और बताया भी गया कि उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ हो गया। CO हेल्थ जो है वहाँ MS का फ़ोन ऑफ हो गया? जी ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CO हेल्थ जो थे उनका उनसे भी रब्ता किया गया, उनका फ़ोन जो है उनसे रब्ता नहीं हो पाया, उनसे भी रब्ता नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक बात ये वहाँ पे ऑफिसर से जी, वो जो वहाँ पे अमला है, जाहिर है वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल, रात को डॉक्टर्स भी होंगे, रात को AMS वगैरह ड्यूटी पे होते हैं। जी, AMS बिल्कुल। नाइट, हाँ। डायरेक्टर इमरजेंसी, जी कोई नहीं है DMS उनका। नाइट। हाँ, और हैरानगी की बात ये है कि वो सब ये कह रहे हैं कि जी बस हम आ रहे हैं, कर रहे हैं जी, हो जाता है जी, बस हम ये करने लगे हैं। डायलिसिस मशीन थी, ये पिटिशन में भी लिखा है, और जो दरख्वास्त गुजार पिटिशनर है फरहत जावेद चांडियो एडवोकेट है, ये भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, राजनपुर के इलाके। डायलिसिस मशीन थी लेकिन वो लॉक में थी, बिजी थी या लॉक में थी, फ्री थी? लॉक में थी, पड़ी थी, लॉक लगा हुआ था, लॉक में थी। वेरी सैड। तो उसमें सब लोगों ने कहा कि जी, इवन के खुद होश में थी, सिविल जज थी, मतलब लॉ किया हुआ है, उसके बाद एग्ज़ाम इतने, मतलब एक क्वालिफाइड खातून थी, होश में थी। वो कह रही थी अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, हम जो है वो चले जाते हैं मुल्तान। ये सब ये जज साहबा खुद कह रही जी हैं कह रही थी कि अगर इशू है हाँ, तो हम मुल्तान चले जाते हैं, आप हमें बता दें। जी नहीं, वो कहते हैं जी हो जाता है जी, हो जाता है। सुबह 5:30 बजे तक। अच्छा, आई कितने बजे थी? 10:30 बजे। सुबह 10:30 रात 10:30 10:30 रात 10:30 बजे आई और सुबह 5:30 बजे तक वहाँ पे 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। सर 7-7.5 घंटे, 7 घंटे 7-7.5 घंटे, ठीक है। यानी इतनी देर अगर आप नहीं कर सकते क्योर, जो ये भी बताया वो पिटिशनर वकील जो था, चूँकि वो इस इलाके का है, तो वो कह रहे थे कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न थे उनसे भी इस मामले पर बात की गई, उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन कोई उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की, ना किसी को कहा। अगर कहा भी, लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। आखिर तंग आकर सुबह 5:30 बजे उन्होंने 1122 को फ़ोन किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू बन गया कि जी 1122 की जो गाड़ी है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था जी। 2 घंटे वो ताख़ीर हुई उसकी। फिर ये वहाँ से चले और रास्ते में मुल्तान जाते हुए, अच्छा ये सॉरी बात बीच में कुछ मुझे शायद समझ नहीं आई, उन्होंने जवाब दे दिया कि मुल्तान ले जाए 7.5 घंटे बाद? नहीं जी, नहीं जी, खुद ही फैसला कर लिया जी, इन्होंने खुद किया ना। देखिए 7.5 घंटे एक डायलिसिस पे बंदा है, उसको रेगुलर पहले डायलिसिस होते हैं, तो उसको पता है कि मेरी कंडीशन, एक तो वो पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ नहीं थी कि जिनको पता ना हो, वो पढ़ी लिखी थी, उनको पता था कि अब ज़्यादा यहाँ पर रुकना, देर जो है ना, ज़्यादा देर रुकना मेरे लिए नुकसानदेह है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 घंटे इस वजह से आगे ज़ाया हो गए कि जो एम्बुलेंस आनी थी 1122 की घंटे ज़ाया हुए। 2 घंटे 1122 जो एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, उसको अरेंज करने में वक्त लग गया जी, डिले हुआ ये। और फिर जब वो रास्ते में जा रहे थे तब वो उन्होंने सांस दी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब रास्ते में? जी रास्ते में। ये पिटिशन में भी उसने में लिखा। अच्छा, इसमें जहाँ तक आप पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो उनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे आप, हाई कोर्ट में हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर खसरा है, वेंटिलेटर्स का केस चल रहा है। उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि 411 पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें 411 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए, जबकि 30,000 के करीब बेड्स हैं इन हॉस्पिटल्स में। अब वहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया कि जी
कम से कम इन 30,000 का 10% तो होना चाहिए वेंटिलेटर्स। कहीं भी एमरजेंसी हो सकती है किसी भी वजह से, मतलब कोई भी मरीज़ जो होता है चला जाए, तो अगर 10 मरीज़ हो गए एक हॉस्पिटल और वहाँ पे 2 वेंटिलेटर्स हैं तो वो कैसे सर्वाइव कर सकेंगे? बाकी तो गए ना, वो प्रायोरिटी आ जाती है। अच्छा, अब इतना बजट और सारा कुछ, बड़े सब कुछ देखें, जान सब की कीमती है, प्यारी है। मेरी जान मेरे घर वालों को और मेरे जो लवाहिकीन उनको प्यारी, आपकी इसी तरह सब जो भी हैं उनको, उनकी जान उनके लवाहिकीन को सबसे ज़्यादा प्यारी है, जो जिनके ऊपर वो सारा निज़ाम चला रहे होते हैं। अब जब ये सूरत हाल बनती है कि वहाँ पर हॉस्पिटल में एक मरीज़ जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है, उसको वेंटिलेटर्स ही दस्तयाब नहीं होता, तो फिर क्या करे? वो रोएंगे पीटेंगे, किसको रोएंगे? कि प्राइवेट जो आम बंदा, गरीब बंदा है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वैसे ही मेडिसिन इतनी महंगी हो चुकी है। साहब, एक आपसे सवाल है मेरा कि पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, पिछले 2 सालों में 1000 से ज़ायद एक दादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए गए, MS को उहदों से हटाया गया, प्रिंसिपलों को उहदे से हटाया गया, ठीक है। अब ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, वजीर साहब हैं। आपसे मेरा सवाल है कि एक तो उन्होंने कमेटी बना दी अपनी, लाहौर हाई कोर्ट उस कमेटी को देखेगी, उसकी रिकमेंडेशन क्या होती है, या लाहौर हाई कोर्ट अपना कोई आला सतही बोर्ड तश्कील देती है या कमेटी बनाती है? सवाल मेरा ये है कि क्या इन अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की ही गलती है कि हमेशा उनको ही हटाया जाएगा, या कोई आला सतह के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? ऊपर जो हेड बैठा हुआ है, क्या उसको भी इस मामले के ऊपर पूछा जा सकता है, या नीचे ये मलबा रहेगा छोटे मुलाजमीन के ऊपर, या छोटे जो MS साहबान कह दें उनको, उन्हीं के ऊपर मलबा होगा? या कि कहीं इस मामले के ऊपर, क्योंकि इसमें अदलिया का मामला है, एक जज थी और वो इस दुनिया से चली गई कि उनको महज जो एक जो मशीन है वो आपने बताया कि पड़ी हुई थी लेकिन लॉग थी। जी बिल्कुल। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि क्या होगा? इसमें आपने पूछी हैं दो, महकमे के किसी बड़े को भी पकड़ा जा सकता है? मैं दो चीज़ों, इसमें 2 चीज़ें आपने पूछी। एक तो कहा आपने कि कमेटी बना दी है, हाई कोर्ट में मामला आया तो वो क्या करेगा? पहली बात है कि हाई कोर्ट में ये मामला आया और उसमें जो इस पटिशन में प्रेयर की गई है वो इस कमेटी की नहीं की गई, ठीक है। उसमें कहा गया है कि कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उसकी सरबराही जज करे, वो उसको इंक्वायर करे और सारे को इन्वेस्टिगेट करके फाइंडिंग्स दे और उन फाइंडिंग्स के ऊपर कार्रवाई हो। और ये भी हमें ज़राए ने बताया, हो सकता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस केस को खुद समाअत करें, चाहे ओपन कोर्ट में चाहे इन चैम्बर। हमें ये ज़राए ने बताया कि जब ये पिटिशन फाइल हुई उसी वक्त एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे वो उस फाइल को लेके चीफ जस्टिस साहिबा की चैम्बर में गए और उनसे डायरेक्शंस ली। फिर उसके बाद हमें पता चला कि इसको स्क्रूटनी नंबर लग गया है। उसके बाद आगे इसका होता है फिक्सेशन होती है, किस जज के पास फिक्स होना है या समाअत के लिए लगना है। आपकी जो इंक्वायरी वाली बात आप कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी जो है वो अदालत के जज को, हाई कोर्ट के जज को शायद सेटिस्फाई ना कर सके जो ये ले रहे हैं। ये तो ऐसे होता है, महकमे छोटे मुलाजिम के ऊपर मलबा डाल के, लेकिन MS को मैक्सिमम हटा दिया जाए। हाँ, बस यही होगा। लेकिन देखें, अगर आप एक सिस्टम है ना, पूरे एक सिस्टम को सही तरीके से बनाएंगे और चलाएंगे तो उसमें एक बंदा अगर टॉप पे बैठा है ना तो वो एक उसका ऑर्डर जो है ना वो नीचे तक एक चौकीदार तक इम्प्लीमेंट होगा और उससे कोई डेविएशन नहीं होगी, कोई उससे मुनहरफ नहीं होगा, ना उसको कोई रद्द करेगा, नज़रअंदाज भी नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी शोबा ले लें उसमें मतलब एक सिस्टम कोई नहीं है, मतलब जहाँ से भी सिस्टम आपके सामने पॉलिसी के कि आपके सामने ही है कि एक जज साहिबा जिसने 7.5 घंटे और 2 घंटे लग 9.5 घंटे इंतजार किया कि उनका डायलिसिस हो जाए और मशीनें आपकी जो पिटिशन है उसके मुताबिक कि लॉक में थी और 9.5 घंटों में, तो वैसे ही अगर किसी मरीज का डायलिसिस हो रहा हो तो उसके बाद मशीन खाली हो जाती है, ऐसे ही 2-3 मशीनें खाली हो जाती है। तो क्या वजह थी? MS का जो है वो रिप्लाई कोई नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कौन साहब हैं वहाँ पे DG खान के अंदर, उन्होंने जनाब जो है वो उन्होंने राब्ता नहीं हुआ या फ़ोन पिक नहीं किया। ये अब इंक्वायरी में सारा कुछ साबित होगा। लेकिन एक जो सिविल जज साहिबा थी वो चली गई, एक आला अहदे पर तैनात इंसाफ फराहम करने वाली, अब वो वापस तो नहीं आ सकती। कितनी बड़ी उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनके खामिद आउट ऑफ सिटी थे।
बेचारी उनके कोलीग्स जो जजेस थे वो अपनी फैमिली हाँ, के साथ कि ये पता बड़ी चला कि बदकिस्मती उन्होंने वाली बात है कि बाकी सिविल जज भी वहां पर पहुंचे और वो भी कुछ नहीं कर सके। कुछ भी नहीं कर सके। ये हैरत नहीं है तो और क्या है। देखें, जज जो होता है ना जी, वो इन सारे जो सरकारी इदारे होते हैं ना, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई कंप्लेन उनकी शिकायत आती है तो उनको देखते हैं, उन जो दादरसी के लिए बंदा आता है उसकी दादरसी करते हैं। अब यही इदारे एक जज के ही वो मतलब उसकी जान के ही दर पे बन गए गफलत की वजह से। इसके हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझकर गफलत। एम्बुलेंस जो मंगवाई 1122 का बड़ा नाम है, हम तारीफें करते थक जाते हैं। 1112 के बारे में एक पिटीशन सर चल रही है, हाई कोर्ट में ही है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में है। ये जो बड़ी इमारतें हैं उनमें जो फाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट है उसके लिए कि जदीद जो है ना वो लगाया जाए, और जो भी नई बिल्डिंग बने उसमें बचाव के लिए रास्ता भी होना चाहिए। ये एक पिटीशन उसमें चल रही है और उसमें ये फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं कि 83% जो 1122 की एम्बुलेंसेज हैं वो तकरीबन नाकारा हो चुकी हैं। उनमें तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुकम्मल नहीं है। उनमें से कोई एक चीज़ है, कोई नहीं है, कोई एक चीज़ 83% उस केस के मुताबिक, और पीछे 17% रहेगी जी। 100 में से 17 रहेगी एम्बुलेंसेज। वो कहाँ पे होंगी? वो बड़े शहरों में ही होंगी। आम जो दूर कस्बे हैं या देहात हैं वहाँ पे तो नहीं अवेलेबल होंगी। अब डीजी खान एक कमिश्नरेट है, मतलब एक डिवीज़न है पूरा, उस हेड क्वार्टर में अगर ये सूरत हाल है तो फिर मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके ऊपर हम तो ज़्यादा बहस और क्या ये करें। टीचिंग अस्पताल है। और टीचिंग अस्पताल सर, और सबसे हैरत की बात है आम एक THQ या DHQ हॉस्पिटल जो है उसको तो छोड़ देना, वहाँ पे ये चीज़ें कैसे पूरी होनी है या मिलनी है। और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत जो पता चलती है वो कोई अच्छी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि ये पिटीशन अभी फिक्स हो चुकी है किसी? जी, स्क्रूटनी नंबर भी लग चुका है और सुबह कोर्ट में फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये 7 बजे के करीब। और पहली हियरिंग कब तक ये इसकी मुतवक्के? उम्मीद है कल हो जाएगी इसकी। कल हियरिंग, कल इसकी हियरिंग। बिल्कुल जी, इस केस को मुसलसल हम फॉलो करेंगे। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और जो है वो एक अगर जज को ये फैसिलिटी नहीं मिल सकी एक टीचिंग अस्पताल के अंदर कि उनको डायलिसिस नहीं हो सके, 9.5 घंटे वेट करना पड़ा, और उसके बाद फिर जो है वो मुल्तान जाना पड़ा और रास्ते में ही जो है वो डेथ हो गई। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान महकमा सेहत के ऊपर है, जिन्होंने इस पूरे अस्पतालों को ठीक करने के लिए 2 साल में 1000 से ज़ायद जो है वो दौरे किए हैं, और मुफ्तल टीमों को मिलाकर देखा जाए तो ये अब फिर किसका कसूर है? अब फिर MS प्रिंसिपल का कसूर है, या कभी सेक्रेटरी हेल्थ, या फिर कभी जो है वो वज़ीर की भी गलती हो सकती है या नहीं? इस मामले को देखते हैं, फॉलो करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद किसी और मामले के ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर याज़र। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करेंगे दोबारा उसी मामले के ऊपर। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर शदीद जो है वो आपस में एक दूसरे की लड़ाई शुरू है। 3 कौंसल्स आपस में आमने सामने हैं और बड़ी चपकश हो रही है, और बड़े सख्त जुमले एक दूसरे को कहे जा रहे हैं। अब इसका क्या बनना है, लेकिन आज एक अपडेट इसमें फिर आई है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भी एक PMDC को खत लिखा है। मैं आपको थोड़ा तो बता दूं इसका बैकग्राउंड कि इससे पहले PMDC ने खत लिखा था नेशनल हेल्थ सर्विसेज वफाकी महकमा सेहत को, और वफाकी महकमा सेहत को खत लिखा था कि जनाब जो है वो तायद की जा रही है, और ख़ास तौर पर जो है वो लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स और फार्मासिस्ट और दीगर जो है वो ये सारे गैर कानूनी प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी उस लेटर में। तो आज फार्मेसी काउंसिल ने जो है वो मौक़िफ़ तैयार किया है कि हमें जो है वो हमारे फार्मासिस्ट को लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स कहना गैर कानूनी है, और उसके साथ जनाब क्योंकि हमारी अपनी कौंसिल खुद मुख्तार कौंसिल है, कोई दूसरा शोबा इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, और ना ही हम किसी के मुताहत हैं। और इसके अलावा नायब सदर फार्मेसी कौंसिल का इस मामले के ऊपर ये भी एक मुतालबा है ख़त में कि फ़ौरी तौर पर जो है वो ख़त वापस लें और वामी वजाहत जारी की जाए, यानी कि माफ़ी मांगी जाए। फार्मासिस्ट इस मामले के ऊपर
ऊपर उनका ये कहना है कि सेहत के निज़ाम की अगर बात करें तो बुनियादी स्तून है अद्वियात के महफूज इस्तेमाल में कलीदी किरदार फार्मासिस्ट का है। तो ये इसके ऊपर माफ़ी मांगने का कहा गया है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को। और सबसे बड़ा इनके ऊपर जो है वो यही है कि उन्होंने कहा जी हमें लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स क्यों कहा है। तो ये मामला है। डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब सदर वाईडीए पंजाब में साहब मौजूद हैं आज, तो क्योंकि सबसे पहले पीएमडीसी ने खत जारी किया था, अब फार्मेसी काउंसिल ने। नियाज़ी साहब दो चीज़ें इसमें कही गई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी हमें लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स कहा है, ये गैर कानूनी है जो पीएमडीसी ने खत जारी किया वफाकी महकमा सेहत को। दूसरा उन्होंने ये कहा कि माफ़ी मांगी जाए, वजाहत जारी की जाए, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो हक हासिल रखते हैं कानूनी कार्रवाई करने का। क्या कहेंगे इस खत के ऊपर? रमानी मियां साहब, सबसे पहली बात ये है कि अगर लॉ चला जाए तो इनकी बात सरासर गलत है। और जब जहां पे भी ये अगर खत लिखना या हाई कोर्ट में चले जाना या सुप्रीम कोर्ट में चले जाना या पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ फॉलो हो रहा है उसमें जो अलाइड हेल्थ वाले हैं उनको कहीं पे भी इजाजत नहीं होती कि वो पेशेंट चेक करें, कहीं पे नुस्खा नहीं। लेकिन ये तो फार्मासिस्ट है ना, फार्मेसी काउंसिल ने लेटर जारी किया है, तो ये भी लाइट हेल्थ ही है सर। फार्मेसी काउंसिल जो है वो भी अलाइड में आती है। मसला ये आ रहा है कि इन्होंने रातों रात जो इनकी दुकान चमकने लगी थी, ये जो काम करना चाहते थे वो पीएमडीसी ने बंद कर दिए इनके। अब एक हायर अथॉरिटी है पीएमडीसी जो पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है, पाकिस्तान में मुस्तनद भी है, इंडिपेंडेंट इदारा है जिसमें कोई सियासी मदाखलत भी नहीं है। अगर वो जो है वो उस बॉडी के अंडर आती हैं जो सारी बॉडीज हैं, जिस तरह की कोई इनकी फार्मेसी काउंसिल है, किसी की अलाइड हेल्थ काउंसिल है, ये सारी पीएमडीसी के अंडर आती हैं, फेडरल सेक्रेटरी फेडरल मिनिस्टर के अंडर आती हैं। इनके खत लिखने से कुछ नहीं होगा। आप इनको एक बात समझने की जरूरत है कि बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी फार्मासिस्ट जो है वो एज अ जो है फिजिशियन काम नहीं कर सकता, मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, अगर डॉक्टर एक नुस्खा लिख रहा है उसमें कहीं डोज की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशन हो गई है या किसी का कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि वहां पे डॉक्टर उसमें लिखने से कासिर रहा है, तो उसको ये डॉक्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि इसमें ये चीज गलत है या डोज का इस्तेमाल गलत है या जो दवाई 2 टाइम से 3 टाइम गलत दी गई है। वो भी मोस्टली हाउस जॉब के अंदर ये तस्हीह का अमल होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जहां पे जिसका थोड़ा सा दाव चलता है वो पूरा दाव चलाने की कोशिश करता है। फार्मासिस्ट जो है या फार्म डी वाले जो हैं, ये कभी भी इनको इस चीज की इजाजत नहीं मिल सकती किसी भी खाते के अंदर कि ये दवाइयों के अंदर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दें। इवन साइकोलॉजिस्ट को नहीं है, डेंटल टेक्नीशियंस को नहीं है। तो फार्म डी वाले तो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, इनको सिर्फ डोजेस सिखाई जाती हैं, इनको कहीं किसी जगह पे तशखीस नहीं सिखाई जाती। आपको पता है मियां साहब, आपने खुद हॉस्पिटल्स का विजिट किया हुआ है, वहां के डॉक्टर जो होते हैं वो 4th ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर हॉस्पिटल में गुजारते हैं, जहां वो मरीजों को चेक करना सीखते हैं, फिर हाउस जॉब का पूरा साल वहां पे गुजारते हैं। और उसके बाद भी जब वो इस की तरफ आते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस होता है। इससे पहले भी वो इंसानी आजाद जो होते हैं डाइसेक्शन हॉल के अंदर सारी बॉडी को खोलते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, एक एक बोन से लेके ब्रेन तक। अब फार्मासिस्ट को खुदा का खौफ करना चाहिए कि ये इंसानी जिंदगियों का खेल है, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, फार्म डी का डॉक्टर का मसला नहीं है, ये गरीब मरीजों का मसला है। अगर खुदा न खास्ता किसी की तशखीस गलत हो जाती है या कोई मरीज जो कैंसर का है इसको वो किसी और मर्ज में डाल के उसकी दवाई दे देते हैं, फार्म डी वाला क्या वहां पे अकाउंटेबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या इनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है कि वो इस चीज को प्रेस्क्राइब करें और फिर अकाउंटेबल हों? आप मतलब है कि एक सिंपल सा असूल है जो कि लेमैन भी जानता है कि डॉक्टर होता है और फार्मासिस्ट या बी कैटेगरी या डी फार्मेसी, ये तमाम कैटेगरीज जो हैं ये आप एज अ जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर को चेक कर सकते हैं। इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी ये है कि आप अपनी फार्मेसी चलाएं, वहां पे गलत नुस्खे नहीं हो। ये वहां पे तो अपनी डिग्रियां बेचते हैं,
बी फार्म वाले, डी फार्मेसी वाले अपनी डिग्रियां बेचते हैं मेडिकल स्टोरों को, और उनसे 50,000 की किसी ने डिग्री रखी हुई है, किसी ने 60,000 दे के रखी हुई है, और खुद ये क्लिनिकों के पीछे भाग रहे हैं। ये एज अ टीम वर्क डॉक्टर के अंडर आते हैं, डॉक्टर के साथ मिलके एज अ टीम काम करते हैं। उसमें डिस्पेंसर भी होता है, उसमें स्टाफ नर्स भी होती है, उसमें ओटी टेक्नीशियन भी होता है, उसमें डेंटल टेक्नीशियन भी होता है, उसमें फार्मासिस्ट भी होता है। ये तमाम लोग तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ लोग वो भी स्टेटस लगाना शुरू हो गए हैं जो गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, वो मौसूल जो है स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पे। उनको किसने इजाजत दी है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे, डिप्टी सेक्रेटरी की सीट पे बैठ के फॉर्म डी उन्होंने किया हुआ है और वो स्टेटस ऐसे लगा रहे हैं जैसे वो डॉक्टर हैं। इनसे पूछे आपने आज तक कितने पेशेंट चेक किए हैं और उनका आउटकम क्या है। ये दुनिया के किसी कोने में ले जाए इनको, ये खुदा ना करे इन पे 302 लग जाएगी। अभी तो इनको समझ नहीं आ रही। हम तो इनको इखलाकी तौर पे समझा रहे हैं कि जो पीएमडीसी ने किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉ है। अगर ये अपनी मनमानी करेंगे और ये अच्छा आपके प्रोग्राम में ये बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, बाहर जाकर इनको कई तरह क्लिनिक खोल के दिखाएं, आप पे 302 का पर्चा हो जाएगा। ये करते क्यों नहीं है? वहां पे अपना इनका जो मरीज होता है, जो इतना मरीज होता है वो डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, और जो लोगों के प्यारे हैं वो मरीज नहीं है, उनके लिए ये खुद तजर्बे करेंगे। अनाड़ियों के पास या माचिस के हाथ में, बंदर के हाथ में माचिस देने वाला काम है। फॉर्म डी कहां से आ गया डॉक्टर बनने वाला? अब तो हर बंदे को अगर इतना ही शौक है तो वो पहले मेहनत करे ना, वहां पे डिस्टिंक्शन ले, एफएससी में अच्छे नंबर हासिल करे और डॉक्टर बन जाए। जी ठीक है, जवाब ले लूँ। नियाजी साहब साथ ही रहिएगा। नूरमार फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनदान भी हैं। नूरमार साहब, कुछ सवालात आपके सामने डॉक्टर शोएब नियाजी साहब ने रख दिए हैं। इंसानी ज़िंदगियों का खेल है, पीएमडीसी ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। अगर आप क्लिनिक खोलेंगे तो आपके ऊपर पर्चा होगा, नुस्खा आप लिख नहीं सकते, अंडर द डॉक्टर आपने काम करना है। हाँ, जो आपका काम है, अगर दवाई में कोई मसला है वो आपने चेक करना है। फार्मेसी आपने जो है वो चलानी है, फार्मेसी आपने जो आपकी डिग्री हैं वो आप किराए पे देते हैं। तो ये 4-5 इकट्ठे ही मैंने आपसे सवाल कर दिए और ये 4-5 इकट्ठे सवालों का आप जवाब दे दें कि ये ख़त के ऊपर जो आपकी कौंसिल की जानिब से ख़त लिखा गया है। जी, हम तो नियाजियों के बड़े मतलब मानने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो नियाजी साहब फरमा रहे हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो अंडर हैं पीएमडीसी के, मदद के साथ ये इनकी मालूमात जो रॉन्ग है। और पीएमडीसी जो है ना वफाकी हुकूमत कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। हम भी उनका पार्ट है, फार्मेसी काउंसिल भी और पीएमडीसी भी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी जो हम पीएमडीसी ना हमें रेगुलेट करती है ना हमें रजिस्ट्रेशन देती है। हमारी गवर्नमेंट की इदारा है फार्मेसी काउंसिल, जो ड्रग एक्ट और ड्रैब एक्ट के अंडर है, और वो एक प्रॉपर एक इदारा है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। और हमारे जो हजारों फार्मासिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ, हम भी 17 ग्रेड में अपॉइंट होते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, और ये भी अपनी जगह पे है। लेकिन मैं इनकी बात से ये इत्फाक करता हूँ कि अभी पाकिस्तान में मौजूदा तौर पर फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन लिखने की इजाज़त नहीं है। और पाकिस्तान, हाँ, बाकी इनकी मालूमात के तौर पे बता देता हूँ कि यूके में, अमेरिका में जो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की पावर फार्मासिस्ट को भी है। पाकिस्तान के रूल से नहीं कर सकते, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ना ही फार्मासिस्टों को कोई लाइसेंस इस तरह का देता है। ये इनकी बात दुरुस्त है और मेरे लिए काबिल एहतराम है। ना हम फार्मासिस्ट किसी के काम में टांग अड़ाना चाहते हैं, ना हम किसी के अंडर हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत कानून के मुताबिक और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो कवानीन उनको मानते हैं। और फार्मेसी काउंसिल और अभी क्या है, जो ड्रैब एक्ट 2012 के तहत फार्मेसी सर्विसेज जो है वो अलहदा से एक कानून है, और फार्मेसी सर्विसेज के तहत बाकी तमाम सूबों में डीजी फार्मेसी सर्विसेज मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल फार्मेसी सर्विसेज मौजूद है, और उसी के अंडर जो है ना सारी फार्मेसी सर्विसेज हैं। और इनकी बात चलें, ये इतना तो मानते हैं ना कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है, फार्मेसी प्रैक्टिसेस जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में, पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में, म्यू हॉस्पिटल में, जना हॉस्पिटल में, जनरल अस्पताल में, अगर कि डॉक्टर के नुस्खे में कोई खराबी है, गलती है, उसमें ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का उसमें रोल है। नहीं, वो तो वो मानते हैं, वो तो तस्लीम किया है उन्होंने, तस्लीम किया है। जब वही हमारी कानून के मुताबिक वही हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, और हम
जो है एहतराम करते हैं डॉक्टरों का, वो जो है अपना एहतराम अपना बरकरार रखें, और हमारे फार्मासिस्टों के मामलात में मुदाखलत या बेइज्जती या कोई करेगी, चाहे पीएमडीसी करेगी, हम डंके की चोट पे पीएमडीसी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन मैं जो पीएमडीसी ने लेटर जारी किया था वो कोई इतना जो है ना अलाइड हेल्थ से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर Allied शेब health नियाज़ी में- साहब कह रहे हैं कि आप लाइड हेल्थ ही नहीं, ये इनकी गलत मालूमात है, ये अपने मालूमात को दुरुस्त करें, किसी भी कानून किसी शिक दिखा दें कि वहाँ उनके अंडर हैं। भी अलाइड हेल्थ वाले जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, वो इनके अंडर काम करते हैं, डॉक्टरों के अंडर काम करते हैं अलाइड हेल्थ वाले। हमें अलहदा से, हमारी कौंसिल अलहदा है, इनकी कौंसिल ही है ना पीएमडीसी, जी ठीक है, जी। हमारी कौंसिल अलहदा है। अब अलाइड हेल्थ वालों की अभी बनी है, अभी उसके रूल फ्रेम नहीं हुए। ये नियाज़ी साहब की बात ठीक है कि अलाइड हेल्थ से डॉक्टर नहीं बन सकते, और वो नहीं, लेकिन डॉक्टरों वो के तो अंडर आपको भी ही लाइड हेल्थ ही कह रहे हैं ना, उन्होंने अभी कहा है, मैं आपको रिपीट करके सुना दूं। नहीं, मैं आपकी बात देखें मियां साहब, बात ये है ना, वो कह रहे हैं ना, उनके कहने से क्या फर्क है, हमने कौन सा नियाज़ी साहब से इंसाफ लेना है, ठीक है, हमारा कानून के मुताबिक नहीं ठीक है, हम- पीएमडीसी आपको कोई माफी इसके ऊपर नहीं मांगती, ना कोई वजाहत जारी करती, तो फिर क्या ऐसे चलेगा मामला, या आप खामोश हो जाएंगी, आपकी कौंसिल खामोश हो जाएगी? नहीं, हम इकदाम उठाएंगे कि वो अपनी करेक्शन करें। असल में पीएमडीसी का मतलब ये था, मैं जितना अज्यूम किया एज अ फार्मासिस्ट, एज अ लॉयर, असल में असिस्टेंट फार्मासिस्ट से होता है अलाइड के साथ, ठीक है जी। वो बी कैटेगरी फार्मासिस्ट कहलाता है, हम ए कैटेगरी फार्मासिस्ट है, बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन होता है एक, वो ठीक है। अलाइड के अंडर आ सकता है, ठीक है। हम एक कैटेगरी फार्मासिस्ट है जो फार्म डी कहलाती है, पहले बी फार्मेसी था 4 साल का, अब 5 साल का, एफएससी के बाद हम मेरिट पे आते हैं, और एमबीबीएस के बाद मेरिट फार्मेसी का ही होता है गवर्नमेंट के तमाम इदारों में, और हम डॉक्टरों का भी एहतराम करते हैं, और हम कानून के मुताबिक बाकी किसी भी फार्मासिस्ट को, किसी भी फार्मेसी के मेडिकल स्टोर वाले को ये इजाजत नहीं है कि वो डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करे, वो अपनी कम्युनिटी फार्मेसी चलाएगा, वो मरीज को काउंसलिंग करेगा, मरीज को बताएगा कि ये दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी है, डोज क्या है, वगैरह वगैरह, ये फार्मासिस्ट का काम है। और बाकी जो है ना डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस का तो हम कह भी नहीं रहे फिलहाल, हमें जब कानून इजाजत नहीं देता। अगर कोई फार्मासिस्ट ये कहता है कि मैंने एमबीबीएस की तरह करनी है, तो नियाज़ी साहब की बात दुरुस्त है कि उसको जो है ना मुजरिम करार दिया जाएगा, ठीक लेकिन है। हम ना इनके काम में मुदाखलत करते हैं ना, काम मुदाखलत कभी बर्दाश्त करेंगे, हम मुदाखलत PMDC बर्दाश्त के नहीं सामने भी करेंगे। खड़ा होना तो खड़ा होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है पीपीए के जनरल सेक्रेटरी फुरकान हाशमी साहब और वाईडीए के प्रेसिडेंट, वाईडीए पंजाब के प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं। फुरकान साहब, इससे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, नूर मार साथ थे फार्मासिस्ट। अब जो है इसके ऊपर नियाज़ी साहब ने कहा, डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब ने ये कहा है कि जो है वो पीएमडीसी का बिल्कुल दुरुस्त खाता है, और आप लाइट में आते हैं, और आपको जो है वो इसके ऊपर आप किसी किस्म की ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना नुस्खा लिख सकते हैं, ना अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ऊपर 302 लगेगी, और उसके अलावा आपका जो असल काम है वो आप करते नहीं हैं, और अपनी डिग्रियां आप बराए फरोख्त कर देते हैं। तो क्या कहेंगे आज के खत के ऊपर जो पीएमडीसी को लिखा है आपकी कौंसिल ने? देखिए जी, जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ने खत लिखा है वो बिल्कुल बजा है अपनी जगह, क्योंकि हमारा जो अपना एक कानून है दैट इज फार्मेसी एक्ट, और उसके रूह के मुताबिक हमारा जो डिफाइंड क्राइटेरिया और काम है, फार्मासिस्ट को वही काम करने हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक मसला ये है कि अपने काम छोड़ के सारे ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं। हर शख्स का अपना डोमेन है, ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, चाहे वो मेडिकल का हो या फार्मेसी का हो। इन प्रोफेशंस की अपनी एक इंटेग्रिटी है। देखें, आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। मेरा ख्याल है इसमें कोई खामखा की बहस करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। नहीं तो फिर आपने खत लिखा है, खत का फिर आप अपना काम करते रहें। खत आपकी कौंसिल ने लिखा, उसका क्या पर्पज क्या है, मकसद क्या है? देखें, मुझे एक चीज वाजे करें कि खत लिखने का, पीएमडीसी के खत लिखने का क्या जवाब था। अच्छा खासा काम चल रहा है। देखें, ये हमें सबको मिल करके एक पेशेंट की वेलफेयर के लिए काम करना है, और वो
हर कोई अपने कानून के मुताबिक कर रहा है। फार्मेसी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और इसकी अपनी एक इंटेग्रिटी है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इसके पूरा एक रोल वज़ा किया गया है। पाकिस्तान भी अब ट्रांजिशन स्टेज में ये रोल इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे अच्छे अस्पतालों में जाके देखें, वहाँ पे पेशेंट केयर और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। और जो मेडिकल बरादरी है, डॉक्टर्स हैं, वो उसको बड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये पूछना था कि आप इतराज क्या है, यानी कि सिर्फ आपकी काउंसिल को या जो पीएमडीसी ने खत लिखा है उस लेटर का ना एक जवाब तहरीर किया जो रिबटल मेरा ख्याल है उसूली तौर पे बनती थी। बाकी आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, नुस्खा वगैरह, क्लिनिक वगैरह, वो आप ज्यादा ना प्रैक्टिस? सारे काम जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। और जहाँ पे देखें 25 करोड़ की आबादी है, मेरा ख्याल है इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। जो हमारा डोमेन है हमें काम करने दें, जो डॉक्टर्स का है वो माशाल्लाह और नहीं, आपका डोमेन क्या है, जरा वाज़ेह कर दें फुरकान हाशमी साहब। देखें जी, हमारा डोमेन है रैशनल प्रिस्क्राइबिंग, रैशनल ड्रग यूज को प्रमोट करना। इन सब चीजों में हमारे पास पूरा एक लिटरेचर मौजूद है। पूरी दुनिया में इस पे तहकीक हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इस पे अच्छी खासी तहकीक हो रही है कि एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है। इसमें पेशेंट सेफ्टी एक सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है। ठीक है, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो है प्रिस्क्राइब भी आप कर सकते हैं। देखिए, प्रिस्क्राइबिंग के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, वो पूरे होंगे तो इंशाल्लाह फार्मासिस्ट भी इस काबिल होगा कि वो प्रिस्क्राइब कर सके। जी, डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब, आपने पीपीए के जनरल सेक्रेटरी फुरकान हाशमी साहब की बात सुन ली है, इससे पहले नूरमार भी बात कर चुके हैं, अब आप क्या कहेंगे? मियां साहब, ये बड़े रीजनेबल बंदे हैं दोनों, इन्होंने कुछ हद तक मासूम बातें भी की हैं कि ये एज अ टीम वर्क है। बिल्कुल इनका अपना एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल है मेडिसिन पे ड्रग इंटरेक्शन में, कि कौन सी मेडिसिन बेहतर है, कौन सा फार्मूला सक्सेसफुल जा रहा है, पिछली उसकी रिसर्च क्या है, वो कितनी दुनिया में उसका सक्सेस रेट क्या है, वो आया ड्रैफ से, WHO से, बाकी जो इनकी महकमा से मंजूर शुदा है मेडिसिन या नहीं है। कहीं पे दवाइयां गलत बन रही हैं तो वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर नहीं जाते हैं उसको चेक करने के लिए, डॉक्टर नहीं जाते। तो कुछ हद तक तो इनका काम है। और जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी ये बिल्कुल इनको जॉब मिलती है 17 ग्रेड की, और इसलिए अपना काम करते हैं वहाँ पे, इनका मतलब एक सिस्टम मौजूद है। लेकिन ना कुछ पिछले दिनों में जो ये ह्यू एंड क्राई हुए हैं, उसकी वजह ये है कि मोस्टली हद तक तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। उसमें कुछ अलाइड हेल्थ के लोग थे जिन्होंने पता नहीं रातों रात ये समझ लिया था कि वो डॉक्टर बन गए हैं अलाइड हेल्थ काउंसिल बनने के बाद, ठीक है, और उन्होंने अपनी चीजों में इस हद तक आगे बढ़ना शुरू कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हमारे अंडर काम करते हैं, हम चीजें करते हैं, सारा काम हम करते हैं। तो अब चीजें कैटेगोरिकली क्लियर हो रही हैं। अब इन्होंने भी अपना लेटर लिख दिया है, एंड जो डिसीजन होगा वो जो भी बनना है उसमें पूरी टीम होती है, फेडरल मिनिस्टर, फेडरल सेक्रेटरी, और उसमें इलेक्शन जो हेल्थ केयर कमीशन है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो ये अब तो 90% तो वो खुद भी इकरार कर चुके हैं कि हम प्रेस्क्राइब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं कर सकते, तो रोला ही खत्म हो जाता है। जब वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, बाकी वो जी फुरकान हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। न्याज़ी साहब 1 मिनट रुकिएगा। जी फुरकान साहब क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखें, एक चीज होती है न्याज़ी साहब, चीजें ना इवॉल्व होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप दुनिया में देखें ना इस तनाजुर में, तो प्रिस्क्राइबिंग राइट्स फार्मासिस्ट के पास हैं। देखें, अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा, और हम लोग 5 साल की एक डिग्री करवाते हैं जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का टाइटल दिया हुआ है। वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, और उसमें हमारे बहुत सारे जो लोग हैं एक इम्पोर्टेंट डायस्पोरा का हिस्सा है पाकिस्तान से बाहर, एंड दे आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मकसद है कि हमें चीज़ों को अल्टीमेट, हमारा जो बेनिफिशरी है ना डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का, या सारी टीम जो हेल्थ केयर टीम है, दैट इज़ द पेशेंट इन पाकिस्तान। तो इन सब को एक म्यारी दवाई और उस दवाई को किस तरह मौजू तरीके से इस्तेमाल करना, ये काम फार्मासिस्ट का है। ड्रग इंटरेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग और
उसकी देखभाल एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। अब हाल ही में एक और बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में है, दैट इज एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। इन सब चीजों में फार्मासिस्ट एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो कहने नहीं, का वो तो मकसद सब है मानते कि- हैं आपके कलीदी किरदार को, लेकिन ये नहीं मानते कि आप कह रहे हैं जी प्रिस्क्राइब भी आप करेंगे। ये तो देखिए जी कहने का मकसद है कि देखें पूरी दुनिया में जो चीजें इवॉल्व हो रही हैं तो पाकिस्तान उससे दूर क्यों रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल ले लेता, ये जवाब ले लेता हूँ। न्याजी साहब, एक बात तो सामने आई है अभी, वो कह रहे हैं जी पूरी दुनिया में प्रिस्क्राइब हो रहा है, प्रिस्क्राइब हम दवाई कर रहे हैं फार्मासिस्ट, लेकिन पाकिस्तान में अभी नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये पाकिस्तान में भी हो। अब इसके ऊपर अब आपने बात करनी है, ये पॉइंट है। मीर साहब, सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में ना यहाँ से पाकिस्तानी भी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। दुनिया में कभी आपने किसी को देखा हो कि किसी ने किसी को रेफर किया हो कि आप उस फार्मासिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज करा लें? कभी मतलब एक आम आदमी को ले लें, उसको भी पता होता है। जी जी जी, आता हूँ आपके पास, मैं बात सुन लूँ न्याजी साहब की, आता हूँ। जी जी, थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा प्री मैच्योर तरीके से ले रहे हैं। जहाँ पे मैं अपनी फार्मासिस्ट की बात सुन रहा था, वो भी इनके कोई यूनियन था, वो कह रहा था कि हम फ्लू की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप फ्लू की दे सकते हैं या आप कफ की दे सकते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। आप सबसे पहले ना पाकिस्तान के असूल ही है ना, हेल्थ केयर कमीशन है, पीएमडीसी है, इनकी अपनी कहीं पे किसी जगह पे भी मुझे लिखा दिखा दें कि इनको प्रेस्क्रिप्शन की इजाजत है। दुनिया के कानून तो चलो बाद में आएंगे, ठीक है, पहले अपने मुल्क का कानून देख लें। अगर कहीं पे भी आपको नुस्खा लिखने की इजाजत है तो हम मान लेते हैं, आपको कहीं पे भी इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये नुस्खा लिख के मरीज का नुकसान करेंगे। मरीज की तशखीस होती है, ड्रग इंटरेक्शन तो हमें भी पता है कि होते हैं, उस पर आप अपनी ओपिनियन दें। कहीं पे ड्रग इंटरेक्शन हो रही है या ड्रैग के कानून के खिलाफ कोई मेडिसिन हो रही है या उसका फार्मूला जिस तरह से बताया गया है वो ड्रग के अंदर मौजूद नहीं है, आप उस चीज को क्लैरिफाई करें। लेकिन आप कहें कि आप अपना मरीज, आप खुद ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो निहाल साहब हैं, जो भी हैं, इनसे कहें आपने कभी अपना मरीज खुद चेक किया है? हमेशा डॉक्टर के पास ही भेजते हैं ना। ये बड़ी चीजें कैटेगोरिकल क्लियर हैं, जिसका काम उसी को साझे वो खुदा। हाँ जी, फरहान हाशमी साहब से जवाब ले लेता हूँ। कभी आप खुद अपना मरीज चेक करते हैं फरहान हाशमी साहब? इंटरवीन करना चाहूंगा। जी 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 जी, करें। फार्मेसी ओवर द पीरियड क्लिनिकल रोल फार्मासिस्ट का इवॉल्व हुआ है। अगर आप अमेरिका बरतानिया की बात हम करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं अब दूसरे मुल्कों में भी आएंगी। 1976 से ये काम शुरू हुआ है अमेरिका में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 1991 में एक फार्मास्यूटिकल केयर का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना इस तरफ आई। देखें, चीज़ों को शेप अप होते हुए टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सुबह से ही हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर देंगे। तो कहने का मकसद है चीज़ों, जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं ना, हमें एक दूसरे के लिए अकोमोडेटिव बिहेवियर बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फुरकान हाशमी साहब, टाइम ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर शोएब नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। देखते हैं मामला किस रुख जाता है। 3 कौंसल्स आमने सामने हैं और आज जो ख़त लिखा है वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल की जानब से PMDC को कहा गया कि माफ़ी मांगें, आपने हमें लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स कहा और आपने क्यों इंटरफेयर किया हमारे मामले में, क्योंकि हम तो आपके मुताहत नहीं हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।